दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आपके लिए लेके आया है भारतीय संविधान के सुपर 30 क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से या कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या 1935 का भारत शासन अधिनियम से? तो पहला जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इससे वित्तीय आपात की व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है, मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्थाएं। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का जो विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया हमारे संविधान में। लेकिन सर्वाधिक जो ऋणी है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसका जो है भारतीय संविधान सबसे ज्यादा ऋणी है। क्यों है? क्योंकि जो भारत है वह भी राज्यों का संघ है और ये शुरुआत में 1935 में ही इसने ही प्रयास किया, संघ बनाने का प्रयास इसके द्वारा ही, इस अधिनियम के द्वारा ही किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसका उत्तर डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1947 को? तो ये सामान्य सा प्रश्न है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था सर्वप्रथम, जो मॉडल वर्तमान में है वो। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर। 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा के भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने या मंत्रिमंडल ने? तो किसने किया? भारत की जनता ने 26 नवंबर 1949 को क्या किया? संविधान को अंगीकृत किया भारत की जनता ने। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वह लागू हुआ था और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? के.एल. मुंशी ने, सर बी.एन. राव ने, गोपाल स्वामी अयंगर ने या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने? तो जो सर बी.एन. राव थे इन्होंने क्या किया था? पहले प्रारूप तैयार कर लिया था, उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान सभा की बैठक में 19 अगस्त 1947 को क्या किया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। जो प्रारूप किसने? सर बी.एन. राव ने तैयार किया था, उसी के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान, पहले इसमें देखिए विकल्प पर हम लोग चलते हैं। तो विकल्प हमारा है प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसमें जो दिया गया है विकल्प, उसमें प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। लेकिन ये किसी ने कहा था, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि जो उसकी आत्मा है, क्या प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। जबकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो संविधान है उसका मौलिक अधिकार है
उसे ये मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार संविधान की अंतरात्मा है। ये जो है मौलिक अधिकार को उन्होंने कहा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये इसका आंसर हमें मिल गया है। चलिए अगले प्रश्न पर, छठवां प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई है? रूसी क्रांति से, आयरिश विद्रोहियों से ली गई है, या फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, या अमेरिका के संविधान से ली गई है? कहां से ली गई है? तो हमारा जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता शब्द है, स्वतंत्रता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। क्योंकि हमारे संविधान में फ्रांस से भी कुछ बातें ली गई हैं जो फ्रांस से रिलेटेड हैं, तो उसमें ये भी शामिल है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वह फ्रांस से ही लिया गया है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों लिया गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सातवां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। तो अधिवास है, वंशक्रम है, पंजीकरण है, लेकिन संपत्ति स्वामित्व नहीं है। ये जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो 3 तो शामिल है लेकिन चौथा शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर, आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 19 है, या अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 29 है, या अनुच्छेद 30 है। तो अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार देता है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भाग में जाने या निवास करने का अधिकार। तो हम लोग 9वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। तो संविधान जो संपत्ति का अधिकार है वो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1979 में क्या किया गया था? संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन जो 1979 में हुआ था। और ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है, और सभी संघ गठित करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का ये हमारा अधिकार है। जबकि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार रह गया, मूल अधिकार अब नहीं है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। लोगों में शेयर जितना करेंगे उतना लोगों तक जो है वीडियो पहुंचता रहेगा और लोग लाभ उठाते रहेंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, या 10वीं अनुसूची में? तो दल बदल संबंधी जो विषयक प्रावधान है वह 10वीं अनुसूची में है। हमारा डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति की 11वां प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कहां प्रारंभ की जाती है? लोकसभा में, इस उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के किसी भी सदन में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए, जो राष्ट्रपति की विरुद्ध महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में उस पर जो है महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा स्पीकर। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको
भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है? सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या वी गिरि थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे, ज्ञानी जैल सिंह। तो सी विकल्प इसका सही है। इकलौते नीलम संजीवा रेड्डी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और ये जो है इकलौते ऐसे थे जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे, जो नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आंसर हमारा मिल गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रवि राय थे, यम अनंत सैनम अयंगर थे, हुकुम सिंह थे, या जीवी मावलंकर थे? ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और बार बार आ रहा है। ये जीवी मावलंकर इसका सही है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, लोकसभा छूट गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये जो है जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर गणेश जी और वी, गणेश वासुदेव मावलंकर। जी और वी का फुल फॉर्म जो है ये गणेश, और वी मतलब वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में, पंजाब तथा असम में। तो इसका जो पहला विकल्प हमारा है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में, इन दोनों राज्यों में जो सीटें हैं लोकसभा की 25 इसमें है और 25 इसमें है। 25 राजस्थान में है और 25 आंध्र प्रदेश में है। तो पहले क्या था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में थे तो 42 सीटें थी, लेकिन 17 सीटें तेलंगाना में चली गईं। तो पहले आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनकी दोनों की सीटें बराबर बराबर थी, 42-42 सीटें दोनों के पास थी, लेकिन अब इसके पास 25 हो गया है और राजस्थान के पास 25 था, तो 25-25 तो दोनों के पास है। तो पहला विकल्प हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? तो 55 वर्ष है, 58 वर्ष है, 65 वर्ष है, या 60 वर्ष है? तो 65 वर्ष की आयु पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? अभी उच्च न्यायालय आ गया, अभी इसके पहले था उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर उच्च न्यायालय आ गया है, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल, या राष्ट्रपति? तो ये राज्यपाल के सम्मुख शपथ ग्रहण करता। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें बहुत सारे जो है परिवर्तन संविधान में किए गए थे, तो इसीलिए इसको मिनी संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अभी देखिए, राज्यपाल शपथ दिला रहा था किसको? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्यमंत्री। तो यहां पर क्या है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक दूसरे को ये लोग शपथ दिलाते हैं। इससे स्पष्ट हो गया, ये दोनों प्रश्न इसीलिए शामिल किया गया है कि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति, या मुख्यमंत्री के प्रति? तो
जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें शामिल है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता कहां पर? दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। उच्च सदन विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है, तो केवल विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 22वां प्रश्न आ गया है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? तो केंद्र सरकार को तो महान्यायवादी देता है, जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, जबकि जो राज्य सरकार होता है उसको महाधिवक्ता, इसमें महाधिवक्ता दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा और ये भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खंडपीठ ये भी नहीं रहेगा, महाधिवक्ता होगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह महाधिवक्ता देता है। अगले प्रश्न पर, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50% अनुपात में, 50-50 के अनुपात में। तो ये राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है। अगले प्रश्न पर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है, बहुत बार, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी इसकी संभावना बनी रहती है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता और बलवंत राय, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी? तो केवल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, केवल खंड स्तर पर पंचायत समिति, केवल जिला स्तर पर जिला पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। यही त्रिस्तरीय का जो है इन्होंने बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया था, सिफारिश किया था। तो डी विकल्प हमारा सही है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जो क्षेत्र पंचायत होता है या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये हमारा जो डी विकल्प है, ये डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये सभी प्रश्न हम लोगों को रटना बहुत जरूरी है, यानी कि याद करना बहुत जरूरी है। पंचायत से संबंधित विषयों की सूची है 7वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, राज्य अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायत से संबंधी विषय रखे गए हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 26वें प्रश्न पर, किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया है? तो ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न आ गया है। किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य किया गया है। किस पे? संवैधानिक संशोधन मूलभूत अधिकारों के ऊपर, जो मूलभूत अधिकार भी हैं हमारे और कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं, उस पर भी वर्क करना जरूरी रहता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है या अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से या कनाडा से? अभी जो ब्रिटेन हमारा है, अभी एक दो बताया गया था आपको अमेरिका कनाडा के बारे में, लेकिन ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से क्या किया गया है? भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वह ब्रिटेन से ली गई है, जिसे इंग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 28वां प्रश्न, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, विदेश मंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही क्या करता है? विदेश के सभी राजदूतों, कमिश्नरों के परिचय पत्र
जारी करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को कहा था कि मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है, लेकिन उसी में से क्या है, अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के अंतर्गत आत्मा है। इसे कहा किसको? अनुच्छेद 32 को, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा आ गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? 93वां संशोधन, 63वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? 86वां संशोधन जो है वो 2002 में लाया गया और ये 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार इसमें बनाया गया। इस तरह से हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करिए। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से। धन्यवाद।